नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा यूट्यूब के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के सेशन में बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सेशन में क्लासिफिकेशन के महत्वपूर्ण स्टेप आर्थ्रोपोडा पर हम आपको लेकर के चलेंगे। आर्थ्रोपोडा के जंतु इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा जीव आते हैं। इस सेशन को आगे बढ़ाएं उसके पहले हम आपको बताते चलें कि इसके पहले हमने एनिलिडा पढ़ाया, आपको प्लेटीहेलमिन्थेस पढ़ाया, टिनोफोरा पढ़ाया, निमेथिलमिन्थेस पढ़ाया, सिलेंटेटा पढ़ाया। इन सब के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नोट हमने आपको दिया है। जब सेशन समाप्ति की ओर होगा, यानी जब हम आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ा चुके होंगे, उसके बाद हम आपसे 7 सवाल भी पूछेंगे और वो 7 सवाल हमारे पुराने वीडियो पर आधारित होंगे। उन सवालों को तभी आप कर पाओगे जब पुराने वीडियो आप पढ़ करके पूरी तरह से तैयार रहोगे। तो इसलिए पुराने वीडियो को आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहें और इन प्रश्नों का जवाब देते रहें। ये प्रश्न तो कुछ तो आपकी परीक्षा से जुड़े हुए हैं या परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ सवाल हमने क्लासिफिकेशन के दौर पर तैयार किया है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम आपको बताएं कि आर्थ्रोपोडा में जो सबसे जाना पहचाना उदाहरण है वह है स्कॉर्पियन। उसको सामान्य भाषा में बिच्छू कहते हैं, आपने देखा भी होगा। और ऐसे ही जानवरों के बीच ये हमारा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट। आप किसी आर्थोपेडिशियन जब हाथ पैर टूटता है तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जो हड्डी का विशेषज्ञ हो, और यदि आप उसकी नेम प्लेट देखो तो उसमें लिखा होता है आर्थोपेडिशियन। आर्थो का मतलब होता है जो जोड़ जाड़ के आपके हाथ और पैरों को या जोड़ रोग का विशेषज्ञ। वहीं से ये शब्द लिया गया आर्थो। और पोडा का मतलब होता है पैर या चलने वाली चीज। आप इस बिच्छू को देखिए जो आपके सामने चित्र दिख रहा है। इसके पैर में जगह जगह जोड़ ही आपको दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये पैर यहां से चला, यहां, फिर यहां पर जोड़ मिला, फिर यहां पर जोड़ मिला, और आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे जोड़ ही जोड़ आपको मिलते चले जाएंगे। तो जितने इस तरह के जीव आपको संसार में दिखेंगे उन सभी का उदाहरण आप आर्थ्रोपोडा से जोड़िएगा और आर्थ्रोपोडा की विशेषता को बताइए। एक सामान्य उदाहरण आपसे पूछे कि यदि हम आपसे पूछें कि मच्छर या मॉस्किटो किस फाइलम का सदस्य होगा, तुरंत आपका जवाब आएगा, आपका ध्यान उसके पैर पर जाएगा और आप पैर का ध्यान करते हुए बताएंगे कि साहब यहाँ भी जोड़ों के पैर जो है जोड़ पाए जाते हैं, पैरों पर जोड़ है, इसलिए पक्का वो आर्थ्रोपोडा का सदस्य होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये चित्र आपके फ्रंट पेज पर लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थ्रोपोडा लिखते हैं पहला आर्थ्रोपोडा और उसकी विशेषता की बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा पहला पॉइंट ही जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया इसी को लिख लेते हैं कि यह जंतु जगत का या इसको कहें तो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। याद रखिएगा, जितने भी फाइलम हैं उसमें सबसे ज्यादा जंतु जो आते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और आर्थ्रोपोडा की हम विशेषता आपको बता ही चुके कि इसमें जितने भी जीव होंगे उनके पैर में जोड़ ही जोड़ होंगे। तो पहला पॉइंट हमने लिख लिया, ये ऑब्जेक्टिव का भी सवाल था। चलिए दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं कि आर्थ्रोपोडा का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्थ्रो और प्लस पोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है बहुत
जुड़े हुए उपांग, जुड़े हुए उपांग, उपांग का मतलब पैर, और पोडा का मतलब होता है पैर। मतलब जो भी हाथ पैर इनके होंगे सब में जोड़ ही जोड़ होंगे, ये आर्थ्रोपोडा का मतलब। अब जरा ध्यान से देखिए, एक सवाल पूछा गया कि आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, या रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, कि एसिमेट्रिकल होते हैं। जरा बिच्छू को देख करके बताइए कि यदि बीच से इसको काटा जाए तो क्या इसके दो बराबर भाग हो जाएंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल हो जाएंगे साहब। और तीसरा पॉइंट इसमें हम लिखते हैं कि बॉडी जो होती है इनकी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। इसको चाहो तो हिंदी में द्विपार्श्व सममित। और एक और विशेषता चौथे पॉइंट में आपको बता दें, और चित्र को दिखाकर भी बता दें। जरा इसकी बॉडी को देखिए, इसमें आपको ऐसे ऐसे खंड दिख रहे हैं ना, ये देखिए, देखिए जरा, ये खंड देखिए, ये खंड देखिए, ये खंड देखिए, अर्थात बॉडी इसकी सिगमेंटेड है। ये भी एनिलिडा की एक महत्वपूर्ण पहचान है। तो चौथे पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि बॉडी जो होती है वो सिगमेंटेड होती है। अब यदि हम आपसे पांचवा सवाल पूछे कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का होगा, टिश्यू लेवल का होगा, सेल लेवल का होगा, प्रोटोप्लाज्म लेवल का होगा, कि ऑर्गन लेवल का होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए। आपने इतना क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है कि ये जीवन में आपको भूलने वाला नहीं है। तो यहां पर लिखिएगा कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का होगा? ऑर्गन लेवल का होगा। तो ये 5 पॉइंट आपको पहले पन्ने पर हम दे रहे हैं कि जंतु जगत का या एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होगा। आर्थो का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ज्वाइंटेड, और पोड का मतलब होता है पैर। जैसे जीव हों और उनके यदि पैर जोड़ जोड़ करके बने हुए हैं तो सब के सब आर्थ्रोपोडा में आएंगे। इनका शरीर बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, यानी द्विपार्श्व सममित होगा। बॉडी सिगमेंटेड होगी जैसा हमने स्कॉर्पियो के चित्र पर दिखाया। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ अंगों का विकास और क्रमिक रूप से एनिलिडा से और बेहतर आपको दिखाई देगा। चलिए छठवां पॉइंट हम आपको दूसरे पन्ने में बताते हैं। छठवां पॉइंट है हमारा पाचन तंत्र को लेकर के, कि पाचन तंत्र विकसित होता है। अब एनिलिडा की तुलना में विकसित हो जाए, विकसित होता है, अर्थात आहार नाल माउथ से लेकर एनस तक फैली होती है। चलिए अब इसका पाचन तंत्र, ये सारे चित्र हम आपको दिखाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल कैसे दिख रही है, किसी न किसी जंतु का चित्र लाएंगे और वो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होगा, अर्थात आहार नाल माउथ से लेकर के एनस तक पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में पाई जाएगी। एक और विशेषता, और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए कि ये जंतु जो है रेस्पिरेशन कैसे करते हैं।
श्वसन कैसे करते हैं। आपने देखा होगा एक पानी में पाया जाने वाला जंतु केकड़ा, किसी न किसी बच्चे को पकड़ा भी होगा। तो क्या केकड़ा पानी में पाया जाता है? क्या केकड़ा जमीन पर पाया जाता है? क्या आपका काकरोच पानी में पाया जाता है? क्या काकरोच सूखे स्थान में पाया जाता है? ये बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए। उन्हीं का निदान करने के लिए हम 7वां पॉइंट लिख रहे हैं। ध्यान से 7वें पॉइंट को पढ़िएगा। इनमें पाए जाने वाले जंतु में श्वसन हेतु निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। ए, सारे अंग होते हैं। या तो ये अपने शरीर की चमड़ी को गीला करके चमड़ी से सांस ले सकते हैं, यानी बॉडी वॉल से। ये भी रिस्पिरेशन का एक रास्ता होगा। दूसरा, ये गिल्स भी रखते हैं। कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा रिस्पिरेशन होता है। तीसरा, ट्रैकिया एक विशेष रचना है। ये चित्र में आपको दिखाएंगे। ट्रैकिया जैसे हम लोगों की ये जिसको नटाई बोलते हो आप, ट्रैकिया वाले हिस्से से भी श्वसन करते हैं। तो तीसरा। और चौथा, एक विशेष जानकारी आपको दे दें जो पीएनएसटी में सवाल पूछा गया कि चौथा, इसमें रिस्पिरेशन के लिए एक विशेष रचना होती है जिसको बुकलंग कहते हैं। ये हम आगे आपको दिखाएंगे, चित्र पर दिखाएंगे। तो इनमें पाए जाने वाले जंतुओं में श्वसन के लिए 4 अंग पाए जाते हैं। बॉडी वॉल से रिस्पिरेशन हो सकता है, गिल से रिस्पिरेशन हो सकता है, ट्रैकिया से रिस्पिरेशन हो सकता है और बुकलंग से रिस्पिरेशन हो सकता है। अब एक और सवाल एमपीपीएससी में पूछा गया कि इसमें उत्सर्जन के लिए, आर्थ्रोपोड के जो जंतु होते हैं उसमें उत्सर्जन के लिए एक विशेष ग्लैंड पाई जाती है, और उस ग्लैंड का नाम क्या है? आपको पता है क्या? पक्का नहीं पता होगा, बताओ। उत्सर्जन के लिए, जब तक हम लिखते हैं तब तक आप बताओ। उत्सर्जन के लिए आर्थ्रोपोड्स में ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। यह भी चित्र दिखाएंगे आगे हम। ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। इसी ग्रीन ग्लैंड को मैलपीगियन ट्यूब्यूल भी कहते हैं। लीजिए, उत्सर्जन के लिए आर्थ्रोपोड में एक विशेष ग्लैंड पाई जाती है जिसको ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। इसका दूसरा नाम मैलपीजियन ट्यूब्यूल भी है। इसको मैलपीगी नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसी के नाम पर है ये। 8वां। अब 9वां पॉइंट आपको बताते हैं। क्या इसमें दिमाग के विकास का क्रम जारी रहा? बिल्कुल, क्योंकि एनिलिडा के बाद अब आर्थ्रोपोड आया है। तो 9वां पॉइंट इस पन्ने के लिए, 9वां महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। किसकी तुलना में विकसित होगा? एनिलिडा विकसित होता है, जो नर्व रिंग के रूप में, जो याद कर लीजिएगा, नर्व रिंग के रूप में लीजिए
इसमें तंत्रिका तंत्र विकसित होगा, लेकिन वो तंत्रिका तंत्र का विशेष नाम है जिसको नर्व रिंग कहते हैं। तो दूसरे पन्ने में हमने जो जानकारी आपको दी, क्या आहार नाली पूर्ण तरह विकसित होगी, माउथ से एनस तक फैली होगी। इसमें पाए जाने वाले जंतुओं में श्वसन हेतु निम्नलिखित अंग पाए जाएंगे, जिसमें बॉडी वॉल होगी, गिल्स होगी, ट्रेकिया होगी, बुकलंग होगा। उत्सर्जन के लिए आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्लैंड पाई जाएगी, जिसे मैलपिजियन ट्यूब्यूल भी कहते हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होगा, जो नर्व रिंग के रूप में पाया जाता है। अब चलिए 10वां पॉइंट आपको बताते हैं। एक सवाल यह पूछा गया कि आर्थ्रोपोडा के जंतु यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगी, अर्थात मेल अलग फीमेल अलग। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी, यानी एक ही जंतु पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पाया जाता। अब आप बताइए, आपको पता हो तो बताइए कि आर्थ्रोपोडा में यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है कि बाइसेक्सुअल होते हैं। हम आपको बताते हैं ये पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा ये? 10वां पॉइंट होगा। 10वें पॉइंट पर एक जरूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये जंतु यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग। चलिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इनमें आंखें पाई जाती हैं? बताइए, बिच्छू में आंख होती है कि नहीं होती? लिखिएगा। बड़ी विशेष आंख होती है। आंखें संवेदी अंग के रूप में पाई जाती है, मतलब आंखों की उपस्थिति होगी। ये इनकी विशेषता है। वो जितने आर्थ्रोपोड के जंतु होंगे, चाहे मच्छर ले लीजिए, चाहे स्कॉर्पियन ले लीजिए, केकड़ा ले लीजिए, जितने जंतु आपको लेना है ले लीजिए, सब में आंखों की उपस्थिति होगी। एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। 12वें पॉइंट में इसके प्रमुख उदाहरण, और ऐसे उदाहरण बता रहे हैं जिसको आपने देखा हो, जैसे मधुमक्खी देखा होगा, रेशा बनाने वाला कीट, रेशम कीट, ये भी देखा होगा, मच्छर ये भी देखा होगा, बिच्छू ये भी देखा होगा, मकड़ी ये भी देखा होगा, केकड़ा ये भी देखा होगा, तिलचट्टा ये भी देखा होगा, खनखजूरा ये भी देखा होगा। इतने उदाहरण लिख दिए हैं, बाकी आप खुद देखिएगा जिन जंतुओं में इस तरह जोरदार टांग होगी उनको सबको इसी में शामिल कर दिया। अब जो सवाल यूपीएससी ने पूछा, पीएनएसटी ने पूछा, उन बिंदुओं का थोड़ा सा डिस्कशन पीएससी ने पूछा, उनका डिस्कशन करते हैं 13वें पॉइंट पर। एक सवाल यह पूछा गया कि कॉकरोच क्या पानी में रह सकता है? आप बताइए, क्या कॉकरोच पानी में रह सकता है? लिख लीजिएगा, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। कॉकरोच पानी में नहीं रह सकता। नहीं रह सकता क्योंकि श्वसन हेतु एयर कैनाल पाई जाती है। यदि गिल्स होते
तब तो ये पक्का है, क्योंकि हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए इतने सारे सिस्टम उपस्थित हैं। क्या? बॉडी वॉल है, ये देखिए बॉडी वॉल है, गिल्स है, ट्रैकिया है, बुकलंग है। एक सवाल में पूछा गया, क्या कॉकरोच पानी में रह सकता है? आप जवाब दीजिएगा, कॉकरोच पानी में नहीं रह सकता, क्योंकि श्वसन हेतु एयर कैनाल पाई जाती है। हवा के द्वारा श्वसन होगा, जैसे फेफड़े के द्वारा होता है, इसलिए कॉकरोच पानी में नहीं पाया जाएगा। 14वां महत्वपूर्ण सवाल यूपीएससी में पूछा, कॉकरोच के लार्वा का नाम क्या है? इसका चित्र भी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो कॉकरोच के लार्वा को मैगगॉट, MAGGOT, हिंदी में लिखिएगा मैगगॉट कहते हैं। याद करिएगा इसको। चींटी को आप देखा होगा, चींटी, ये बताइए, चींटी के पास आंख है? पक्का है, आर्थ्रोपोडा में जितने भी जंतु हैं आंख। क्या चींटी चारों तरफ देख पाती है? जैसे हम लोगों की आंख है तो हम लोग सामने देखते हैं, तो क्या हमारी आंखें पीछे देख पाती हैं? आपका जवाब होगा नहीं देखती। हम ये पूछ रहे हैं कि चींटी में जो आंखें होती हैं क्या चारों तरफ देखती हैं? और यदि चारों तरफ देखती हैं तो ये सवाल पीएनएसटी में पूछा गया कि आंखें चींटी की किस प्रकार की होती। तो अब आपको बताना है 15वें पॉइंट को हम ही बता देते हैं ताकि लेट ना हो। हम ये बता रहे हैं कि चींटी या एंट इसको बोलते हैं, एंट में संयुक्त आंख या कंपाउंड आई, जो भी आर्थ्रोपोडा के जंतु होंगे सब में कंपाउंड आई होती है, ये चारों तरफ देखते हैं। कभी आप ऐसा मत मानिएगा कि बिच्छू जो है आपकी तरफ आ रही हो, पीछे नहीं देख पा रही है। हमेशा ये मानिएगा बिच्छू पीछे भी देख रही है, साइड में भी देख रही, दाएं भी देख रही, बाएं तरफ, किसी भी साइड में वो आक्रमण आपके ऊपर कर सकती है। तो चींटी में संयुक्त आंख पाई जाती है, कंपाउंड आई पाई जाती है, जिससे यह चारों ओर की वस्तुओं को देख सकते। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आर्थ्रोपोडा पर थे। तो आर्थ्रोपोडा को इस पन्ने में हमने बताया कि ये जंतु यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी मेल और फीमेल जो हैं अलग अलग होंगे। इनमें संवेदी अंग के रूप में आंख होगी, लेकिन आंख भी विशेष प्रकार की होगी, कंपाउंड आई होगी। इसके प्रमुख उदाहरण मधुमक्खी होगा, रेशम कीट होगा, मच्छर होगा, बिच्छू होगा, मकड़ी होगी, केकड़ा होगा, तिलचट्टा होगा, खरखजूरा होगा। कॉकरोच पानी में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स नहीं है, एयर कैनाल्स हैं। कॉकरोच के लार्वा को मैगगॉट लार्वा के नाम से जानते हैं। और चींटी में संयुक्त आंख होती है और यह संयुक्त आंख के द्वारा चारों तरफ देख पाती है। हमने जिन प्रमुख अंगों का वर्णन किया, अब उनको आपको चित्रों के माध्यम से समझा दें। हमने पहले पॉइंट में बताया कि ये जुड़े हुए उपांग वाले हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल कैसे होगा, इसके लिए हमने आपको ये बिच्छू वाला चित्र दिखाया कि बीच से यदि आप काट दोगे इसको तो दो बराबर बॉडी के पार्ट हो जाएंगे, इसलिए बायलैटरली सिमेट्रिकल है। दूसरे में दिखाया आर्थ्रोपोड जुड़े हुए उपांग वाले होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिक होंगे, बॉडी में सेगमेंट होंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होगा। पाचन तंत्र के बारे में अभी हम आपको चित्र दिखाते हैं, देखिएगा पाचन तंत्र कैसा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है बॉडी वॉल इसके लिए, उत्सर्जन के लिए ग्रीन ग्लैंड की रचना कैसी होती है ये भी हम आपको दिखाएंगे, तंत्रिका तंत्र कैसे विकसित है नर्व रिंग के रूप में ये भी आपको दिखाएंगे, जंतु यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल कैसे बनते हैं ये भी दिखाएंगे, संवेदी अंग के रूप में इसकी आंख की विशेषता दिखाएंगे और फिर तब सेशन का समापन करेंगे और 8 सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस तरह के
जो पहले पॉइंट्स हैं उनको याद रखिएगा, कुछ पहले के वीडियो के उत्तरों को याद रखिएगा ताकि वो 8 सवाल आपसे बन पाए। पहले चित्रों के द्वारा इन बातों को समझा दें। ये देखिए एक इंसेक्ट की आहार नली। आहार नली को हमने कहा कि ये माउथ से शुरू होगी और एनस पर समाप्त होगी। यहाँ विस्तार से हम आपको बताएंगे नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ ये बताएंगे कि अब आहार नली का विकास हो चुका। ये देखिए यहाँ माउथ है और ये माउथ से शुरू होकर के एनस तक पहुंच गई, यानी आहार नली का कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया। कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया, यानी पूरी की पूरी आहार नली को अब हम 3 भागों में बांटेंगे। यहां पर देखिएगा, अग्र नाल, इसको कहते हैं अग्र नाल, फोरगट, इसको कहते हैं मध्य नाल, और इसको कहते हैं पश्च नाल। बस इतना आप समझ लीजिए। यहां से खाना जाता है, खाना जाकर के एक विशेष रचना में स्टोर होता है जिसको क्राप कहते हैं। क्राप के बाद एक रचना आती है, गिजार्ड आती है। ये सारी बातों को हम किसी दिन फिर जब डाइजेस्टिव सिस्टम इंसेक्ट में आपको समझाएंगे तो विस्तार से समझाएंगे। अभी सिर्फ आपको यह समझना है कि इसमें आहार नली का पूर्ण विकास हो जाता है और आहार नली माउथ से लेकर के एनस तक फैली होती है। साथ में यहीं पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको दिखा दें। ये देखिए एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, हो सकता है वो मेल हो या हो सकता है वो फीमेल हो, और ये इस तरह से जेनाइटल अपर्चर के द्वारा बाहर होता है। 2 सिस्टम को एक साथ समझाया। अब ये देखिए श्वसन के लिए इसमें विशेषज्ञ हमने कहा गिल्स का पाया जाना। ये देखिए गिल्स हैं, आंतरिक गिल है, इंटरनल गिल, ये गिल्स पाए जाते हैं। और ये रचना यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये केकड़े की दिख रही है। केकड़ा देखे हो? नहीं देखे होगे तो पानी में जाकर के देख, ये केकड़े की रचना। इसमें गिल्स पाए जाते हैं और यही गिल्स में पानी की सप्लाई होती है और गिल्स इन ऑक्सीजन को सोखता है। कुछ जंतुओं में विशेष प्रकार की ट्रैकिया होती है। ये देखिए ट्रैकियल अपर्चर के द्वारा लेंगे ये सांस। ये मच्छर जिसके पास नाक नहीं है तो क्या है साहब, ये लंबी सी ट्रैकिया है ये, और इस पर छेदी छेद हो गई, ये छेद, ये छेद, ये छेद। ये देखो एक तरफ से हवा आई, एक तरफ से हवा गई, तो ये ट्रैकिया, ये इंटरनल गिल। और बुकलंग का पाया जाना, ये भी एयर में जो रहते हैं जीव उनके द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। मच्छरों को देखो, ये रचना आपको बुकलंग दिखाई दे रही है, नीली वाली जो आप रचना देख रहे हो। यहां से एक छेद होता है, ये देखो एक छेद से एंट्री करती है हवा, और इसको बुकलंग इसलिए बोलते हैं कि ये पन्ने पन्ने के रूप में होता है। ऐसे देख रहे हो, जैसे बुक के पन्ने, और इस बुक के पन्ने में ये हवा पहुंचती है और ये हवा एब्जॉर्ब होकर के शरीर के विभिन्न अंगों को जाती है। तो ये बुकलंग दिख रहा है। आप इतना यहाँ थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये जानने की जरूरत है कि किस जंतु में बुकलंग है, किस जंतु में इंटरनल गिल है, किस जंतु में ट्रैकिया है। सारे जंतुओं में सारे हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये पानी में भी हैं, स्थल में भी हैं। अब केकड़ा पानी में है तो साहब बिच्छू कहाँ है? बिच्छू जो है वो पानी में नहीं है, लेकिन गीले स्थान में हो सकती है, छिपी हुई हो सकती है। वहाँ सांस लेने के लिए उसको गीले स्थान में है तो त्वचा उसका काम कर जाएगी। तो बहुत सारे सवाल और खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो गंभीर सवाल होंगे, उतना कंपटीशन फिर वो नीट लेवल का हो जाएगा, वहाँ पर नहीं जाना। तो ये बुकलंग का पाया जाना। फिर देखो हमने आपसे उत्सर्जन की बात की। उत्सर्जन अंग के लिए एक विशेष रचना होती है, और ये ध्यान से देखो यहाँ पर ये रचना होती है, देख रहे हो। और यहाँ पर यदि आप देखो तो ये जो रचना है ये वाली, यहाँ पर ये जो नाली नाली दिख रही चारों तरफ, इधर नाली, इधर नाली, इधर नाली, इधर नाली, ये नाली, ये नाली, ये ट्यूब्यूल्स जो कहलाती हैं, ये ट्यूब्यूल कहलाती हैं मेलपिजियन ट्यूब्यूल। और इस रचना को जहाँ से ये निकलती है इसी को ग्रीन ग्लैंड कहा जाता है। ये आर्थ्रोपोडा के विशेष पहचान है कि इसमें उत्सर्जन के लिए एक विशेष रचना होती है, और ये उत्सर्जन की रचना ग्रीन ग्लैंड कहलाती है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, ये देखिए। फिर आगे एनस वाला, मान लो ठोस वाला जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यहाँ से पार करता हुआ यहाँ से बाहर चला जाएगा,
लेकिन लिक्विड वाला मटेरियल यहीं से छनता है, यहीं से छनता है, यहीं से एब्जॉर्ब होता है, और एक ही अपर्चर ये एनस का बाहर होता है। ये देखो यूरिक एसिड निकालती है। तो ये चीटी का उदाहरण दे दिया, उत्सर्जन अंकित। अब हम आर्थ्रोपोडा के इन लक्षणों को बताने के बाद आपको सीधे एक चीज और दिखा दें कि हमने इधर सवाल करवाते समय आपको बताया कि काकरोच के लार्वा का नाम क्या है। काकरोच के लार्वा को मैगोट कहते हैं। ये देखिए मैगोट लिखा, ये है काकरोच का लार्वा। याद रखिएगा, सिर्फ नाम, संरचना ऐसी दिखती है। ये जब नया काकरोच बनना होता है तो पहले ये अंडा बनाता है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, और फिर अंडे से ये विकसित होते हैं। तो अंडे के फूटने के बाद इस तरह की रचनाएं बाहर निकलती हैं और ये कहलाते हैं मैगोट। ये मैगोट लार्वा फिर आगे विकसित होकर के काकरोच बनाता है। आगे जब ये विकसित होगा तो ये काकरोच का निर्माण करेगा। तो ये काकरोच के बारे में आपको बता दिया। अब सीधा आर्थ्रोपोडा को फिर से आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब बारी है आगे सवालों की। एमसीक्यू सेशन में हम आपको लिए चलते हैं, पूरे जरा गंभीरता से सवाल को करिएगा। पहले हम सवाल पूछेंगे आपसे, पहले उत्तर नहीं बताएंगे। पहले आप उत्तर बताने की कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टेलीग्राम पर बताइएगा, हमारे निजी व्हाट्सएप नंबर पर बताइएगा, उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। आपकी परीक्षाओं से जुड़े हुए सवाल लाए हैं, उन सवालों को बताइएगा। एक चीज़ उसके पहले बता दें, चींटी की आँख ये देख रहे हैं, ये है चींटी की आँख, और इस तरह से जो आँख दिखे उसी आँख को कहते हैं कंपाउंड आई। इस आई की विशेषता होती है कि ये चारों तरफ देख पाती है, चारों तरफ देखती है, पीछे भी, आगे भी, दाएं भी, बाएं भी, ये घुमाती रहती है। ये कंपाउंड आई पाई जाती है। तो ये चींटी की आँख को दिखा दिया। अब आइए एमसीक्यू सेशन पर, और पहला सवाल आपसे हम पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल ये है कि फाइलेरिया वर्म किस संघ का जंतु है। ए में लिखा पोरीफेरा, बी में लिखा निमैटोडा, सी में लिखा कार्डेटा, और डी में लिखा प्रोटोजोआ। अब इस प्रश्न का उत्तर आप या तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, अभी हम इसका सही उत्तर नहीं बताएंगे, जब पूरे सवाल पूछ लेंगे तब इसका उत्तर हम आपको देंगे। तो पहला सवाल हमने पूछा कि फाइलम वर्म, फाइलेरिया वर्म किस संघ का जंतु है, पोरीफेरा का, निमैटोडा का, कार्डेटा का या प्रोटोजोआ का। दूसरा सवाल, शरीर पर एनुलस रिंग निम्न में से किस जंतु पर पाई जाती है। ए जोंक लीच में, बी फीता क्रीम या टेपवर्म में, सी बोथ यानी दोनों में, और डी नन या किसी में। यह था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल,
फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका पाया जाना किस फाइलम का लक्षण है? ए सीलेंटिरेटा, बी पोरीफेरा, सी प्लेटी हेलमिंथीज एंड डी नन। ये था तीसरा सवाल। अब आइए चौथे सवाल पर। सीलोमेट यानी जिसमें सीलोम पाया जाए, सीलोमेट जंतु है? ए फीताक्रिम, बी यकृतिक्रिम, सी बोथ एंड डी नन। पांचवा सवाल। सिर्फ 50 प्रजातियों वाला फाइलम है? ए प्लेटी हेलमिंथीज, बी टीनोफोरा, सी एनेलिडा एंड डी आर्थ्रोपोडा। छठवां सवाल। गार्गोनिया हिंदी भी लिख दें, गार्गोनिया किस समूह या फाइलम का सदस्य है? ए सीलेंटिरेटा, बी आर्थ्रोपोडा, सी एनेलिडा एंड डी प्रोटोजो। गार्गोनिया किस समूह का सदस्य है? सीलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा या प्रोटोजो। और आज के सेशन का अंतिम सवाल बच्चों, अमीबा है? ए असममित, असममित या इसको अंग्रेजी में ए सिमेट्रिकल कहोगे, बी आरीय सममित, रेडियल सिमेट्रिकल कहोगे, सी द्वि
पार्श सममित या बायलेटरल सिमेट्रिकल कहेंगे, या डी न। तो अंतिम सवाल में हमने पूछा है कि अमीबा किस प्रकार का जंतु है, एसिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है या न। तो ये 7 सवाल आपके लिए हैं। 7 सवाल में कितने आपने जवाब किए, इसको एक बार रीचेक करिएगा, कितने सवालों को आप कर पाए हैं एक बार देखिएगा। हालांकि पुराने वीडियो को यदि आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो कर पाएंगे इन सवालों को। आइए पहले सवाल का उत्तर आपको बता दें। पहला सवाल हमने पूछा कि फाइलेरिया वर्म किस संघ का जंतु है, और इसका सही जवाब था बी, यानी निमेटोडा का। सही जवाब था निमेटोडा। आपको याद होगा ये फाइलेरिया वर्म बाउकेरिया ब्रोंकोस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, शरीर पर एनुलस रिंग निम्न में से किस जंतु पर पाई जाती है। ऐसे जंतु जिनके शरीर पर अंगूठी के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, एनुलस रिंग, उनको कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो फाइलम होगा वो फाइलम होगा एनिलिडा। और एनिलिडा का जंतु है, इसमें ये तो है ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता, एक ही बचता है एनिलिडा का जंतु, जोंक। तो जोंक इसका सही जवाब है। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिका किस फाइलम में पाई जाती हैं। तो सिलेंट्रेटा में है कि पोरीफेरा में है कि प्लेटीहेलमिन्थिस में है कि नन में। तो तीसरा सवाल जो था हमारा, उसमें आप सही जवाब देखिएगा। हो सकता है सारे सवाल हम ही ना सही करते हों, आप सही करिएगा और इसका सही जवाब होगा प्लेटीहेलमिन्थिस। चौथा सवाल है, सीलोमेट जंतु कौन से हैं जिसमें सीलोम पाई जाती है। तो इसमें तो हमें देख करके ये लगता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका सही जवाब, ये अभी यूपी पीसीएस में पूछा गया था, सीलोमेट जंतु, इसका सही जवाब है बोथ फीता क्रिम, माने टैप बार्म और लिवर फ्लू, दोनों में ये पाया जाता है। सिर्फ 50 प्रजातियों वाला फाइलम कौन सा है, और इसका सही जवाब है टीनोफोरा। टीनोफोरा में सिर्फ 50 प्रजातियां शामिल हैं। 5वां ये जवाब था। 6वां गार्गोनिया के समूह का सदस्य है। तो देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, ये सवाल पीएनएसटी में पूछा गया था। तो ये है सिलेंट्रेटा का गार्गोनिया, जहाँ फाइसेलिया आता है, ओबिलिया आता है, उसी में एक जंतु होता है गार्गोनिया, ये झाड़ जैसा दिखता है। तो सिलेंट्रेटा में ये आता है, आप भी कंफर्म करिएगा। और अंतिम सवाल हमने पूछा था कि अमीबा में कोई सम्मिति है क्या। इसका बहुत सीधा सस्ता जवाब है कि इसमें कोई सम्मिति नहीं होती, यानी ये एसिमेट्रिकल बॉडी वाला है। इस तरह से 7 सवाल हमने आपसे पूछे, आपने कितने सही किए ये जरूर देखिएगा, पढ़ते रहिएगा। सारे सेशन को लाइव अटेंड करने की कोशिश करेंगे आप, तो हम आपके उन सवालों का भी जवाब आप दे पाएंगे जो आप पूछेंगे। तो आप सेशन को आज यहीं पर रुकते हैं। कैसा लगा सेशन ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट लिखना मत भूलिएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक दिन के अंतराल के बाद नया सेशन लेकर के फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।